तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है स्ट्रेटोस्फीयर जो रहता है ओजोन लेयर की वजह से जो हीट ट्रैप करता है, इसलिए ये वार्म रहता है। साथ में जो ट्रोपोस्फियर जो रहता है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो जो दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन आती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज, जहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम जीरो लैप्स रेट। ठीक है। इसके बाद हम चलते आगे तो देखते हैं कि एयर मूवमेंट कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारी ऑरेंज लाइन जो दिख रही है सरफेस है अर्थ की। अब जो इमीडिएट एयर पार्सल जो सरफेस से कंडक्शन के थ्रू हीटअप होता है, गर्म होता है, अब ये कब तक राइज करेगा? जब तक कि इसको सराउंडिंग टेम्परेचर जो है इसके बराबर नहीं हो जाता, सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये एयर पार्सल जो है ऊपर अपलिफ्ट करेगा और राइज करेगा। तो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस और ये है अभी 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी भी थोड़ा हॉट है, तो थोड़ा और मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे एडवक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एडियाबेटिक फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एयर एक्सपांड हो रही है। ठीक है। अब इसको एक्सपांड होने से क्या होगा, एयर का जो प्रेशर टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो एयर जो है और ज़्यादा ऊपर जाएगी, और ज़्यादा एक्सपांड होगी, और ज़्यादा एडियाबेटिक कूलिंग होगी यहाँ पे। अब जब और राइज होगी तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो गया है -10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो अभी भी -20 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब अभी भी बराबर नहीं है, तो ये और ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे आता है -40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी भी -43 डिग्री सेल्सियस है, तो ये और राइज करेगी। अब एकदम से यहाँ पे क्या होता है, ट्रोपोपॉज आता है। यहाँ पे टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या है, बहुत ठंडा है, और ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी वार्म हो जाता है। क्यों? स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर जो है अब यहाँ से सिंक होना स्टार्ट करती है एकदम से, क्योंकि यहाँ पे जो कोल्ड एयर है और इस कम्पेयर टू वार्म एयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर को सिंक करना चाहिए, करेक्ट। तो ये एयर जो है अब यहाँ से जो है सिंक करना शुरू करती है। तो rising air columns are restricted to the troposphere and not into the region of stratosphere, as stratosphere is warmer. Hence, majority of air circulating is restricted to the troposphere. Troposphere पे काफ़ी ज़्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड मूवमेंट होता है इसी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे। तो स्ट्रेटोस्फियर पे हमें पता है जो यहाँ पे जो है ट्रोपोस्फियर आता है, तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर रहता है -60 डिग्री सेल्सियस इस लेयर का। ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर के बीच में आती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर में क्या है, सन की रेडिएशंस जो आती है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से और बाकी जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट जो है ट्रैप हो जाती है। ठीक है। अब जो है वापस से जो ऊपर का लेयर है थोड़ी एक कंपेयर टू यहाँ पे जो है ठंडी रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब बीच में जो लेयर, इसके नीचे जो टेम्परेचर है वो -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गर्म एयर है, वार्म एयर है, वार्म एयर है, वो दो कोल्ड एयर के बीच में ट्रैप हो जाती है। तो मतलब क्या, यहाँ पे वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है। मतलब क्या, जो वार्म एयर है ओजोन लेयर में वो ट्रैप हो जाती है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो है एयर मूवमेंट और विंड मूवमेंट वर्टिकल नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीक वर्टिकल मोशन ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है, एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एंड हीटेड बाय ओजोन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब यही जो स्ट्रेटोस्फियर है काफ़ी अच्छा पोजीशन बताती है एयरप्लेन को फ्लाई करने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह होती है। जो बड़े हेवी एयरप्लेन्स रहते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई करते हैं। अब ट्रोपोस्फियर में जब वो फ्लाई करते हैं तो एक इशू आता है कि जब एयरप्लेन यहाँ फ्लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल सपोज, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंकिंग एयर कॉलम, जो एयर कॉलम्स रहते हैं, जो विंड सिंकिंग विंड जो मोशन रहता है और जो वर्टिकल मोशन रहता है विंड का, वो एयरप्लेन पे ऊपर से और नीचे से प्रेशर लगाता है एकदम से, जिसकी वजह से एयर जो प्लेन है इसकी मूवमेंट चेंज होती रहती है, तो क्रैश होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है। आगे चलते, अब इसके बाद हम आते हैं मेसोस्फियर में। तो पॉजिटिव लैप्सेट होता है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपका जो एयर टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो गिरता जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है राइजिंग एयर कॉलम। मीटियोर्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बर्न एज इट्स फॉल्स थ्रू हीट डिस्पर्स अपवर्ड बाय वर्टिकल मोशन। ठीक है।
यहाँ पे वर्टिकल मोशन मिलता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर जो रहता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे गर्म रहता है, तो यहाँ पे जो हीट पास होती है मिजोस्फीयर में। अब मिजोस्फीयर में जो हीट गर्म हुई है, एयर पार्सल जो गर्म हुआ है, इमीडिएट एयर पार्सल, वो राइज करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा। अब सपोज करो जब ये एयर पार्सल जो राइज कर रहा है और बीच में आता है मीटियोर, तो इस पे जो राइजिंग एयर विंड है वो जो है प्रेशर और फ्रिक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से क्या है, ये मीटियोर बर्न होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। तो स्ट्रेटोस्फीयर इज अ सोर्स ऑफ हीट फॉर मेसोस्फीयर। एज यू मूव अवे फ्रॉम इट द एयर गॉट कोल्डर। देन कम्स द आयनोस्फीयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो है मेसोस्फीयर के अबव होती है, मेसोपॉज के अबव होती है, बाउंड्री लाइन होती है मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर के बीच में मेसोपॉज, जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कंटेन करती है, जिसको हम बोलते हैं आयंस। यहाँ पे जो है रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इसके बाद हम आते हैं इंसोलेशन पे। तो जब भी सन की रेडिएशन जो है पास होती है, अर्थ में ट्रैवल करती है, तो एक सरफेस पे कितने टाइम पीरियड में कितनी रेडिएशन सन की गिरती है और पहुँचती है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। तो इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अ गिवन सरफेस इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ होता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड होता है और अल्टीट्यूड होता है। अब इस चीज़ों पे जो है इंसोलेशन जो है अफेक्ट करता है, इसके रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो अर्थ है हमारी सर्कल मतलब सर्कुलर है, स्फेरिकल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब सन की रेज यहाँ पे पड़ती तो कुछ जगह तो डायरेक्टली पड़ती है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट पड़ती है, लेकिन कुछ पोर्शन में जो है सन की रेज स्लांटेड पड़ती है। अब जहाँ पे जो सन की रेज स्लांटेड जितनी ज़्यादा पड़ती है उतना कम इंसोलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हायर इंसोलेशन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है कैंसर पे, इक्वेटर पे और कैप्रिकॉर्न पे। कैंसर पे, इक्वेटर पे और कैप्रिकॉर्न पे हमें हायर इंसोलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं पे जो सन की रेज है वो वर्टिकली ओवरहेड पड़ती है। इसके बाहर जो है सन की रेज वर्टिकली ओवरहेड नहीं पड़ती। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लेशन हो गया, इंक्लाइनेशन हो गया। उसके बाद आता है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे। तो अफिलियन और पेरिहेलियन, हमें दो पोजीशन पता है अर्थ की। अफिलियन ऐसा पार्ट पोजीशन होती है अर्थ की जहाँ पे सन की रेज जो सन से अर्थ की डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्लाइट चेंज हमें देखने को मिलता है इंसोलेशन में। इंसोलेशन। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेक्ट। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ है, हमें अभी पता हमने पढ़ा कि जो सन की रेज है वो इंक्लाइन स्लांटेड पड़ती है कैंसर के बाहर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर। अब जो हिमालयाज़ है इंडिया के, हिमालयाज़ है इंडिया के, वो जो है कैंसर के ऊपर आते हैं। यहाँ कैंसर आती है हमारी लैटिट्यूड और इसके ऊपर आते हैं हमारे हिमालयाज़। तो क्या होता है, जब सन की रेज पड़ती है तो स्लांटेड पड़ती है, तो एक पोर्शन पे इस तरफ ज़्यादा पड़ती है, इस पोर्शन पे सन की रेज पड़ती नहीं है सही से। तो क्या होता है, जो एक तरफ हिमालयाज़ के डेजर्ट मिलता है देखने को, वहीं दूसरी तरफ हमें स्नो देखने को मिलती है। ठीक है, थोड़ा लाइफ में देखने को मिलती है हिमालयाज़ की। उसके बाद आता है हमारे पास जीरो शैडो डे। तो जब सन की रेज वर्टिकली डायरेक्टली किसी पर्सन पे पड़ती है, सन की रेज डायरेक्टली किसी पर्सन पे पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम जीरो शैडो डेज। अब ये जो है वहीं पे कहाँ पड़ती है, कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन की रेज जो है डायरेक्टली ओवरहेड पड़ती है, इसके बाहर नहीं पड़ती। तो दिल्ली में आपको ये रेज जीरो शैडो डे देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको रिसेंटली न्यूज़ में था, बेंगलोर में मिला था। ठीक है, और जो एक साल में दो जीरो शैडो डे आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एल्टीट्यूड्स पे। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, सोलर इंसोलेशन इज कंपेरेटिवली हायर एज वन मूव्स अप विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स और मॉइस्चर कम मिलते हैं, जिसकी वजह से सन की रेज डायरेक्टली अर्थ पे हम पे पड़ती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द क्लोजर टू द ग्राउंड मोर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स कम्स इन द पाथ ऑफ सोलर रेज। इसके बाद हम आते हैं अल्बिडो पे। तो अल्बिडो इज द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ बैक इनटू स्पेस। जब सन की रेडिएशन अर्थ पे पड़ती है सोलर एनर्जी, तो कितनी अर्थ से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में, उसको हम बोलते हैं अल्बिडो। इसका जो मेजरमेंट है वो 0 to 1 होता है। 0 मतलब होता है कि कोई नो रिफ्लेक्शन, मतलब सारी जो सन की रेज है वो एब्जॉर्ब हो गई है।
वन मतलब होता है कंप्लीट रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। अब जो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा वो सन की रेज को एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, और लेस रिफ्लेक्शन होगा। इसके बाद एल्बिडो एंड पोलर मेल्टिंग में क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल जब आपकी आइस बर्फ़ जब जमती है तो एकदम वाइट कलर में होती है, जिसके कारण क्या होता है, सन का जो रिफ्लेक्शन है और सोलर एनर्जी का रिफ्लेक्शन है काफ़ी ज़्यादा रहता है। वाइट कलर जो है सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है तो उसका कलर थोड़ा मिरर टाइप हो जाता है, मतलब क्या, लेस वाइटिश होता है, जिससे क्या होता है कि सन की रेज जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है। अब जब सन की रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है तो अर्थ जो आइस है वो काफ़ी स्पीड से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी स्पीड से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। द टाइमिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन इज एब्जॉर्ब लोअर एल्पिडो की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है, हायर टेम्परेचर होता है और ये जो प्रोसेस है आइस मेल्टिंग की वो एक्सेलरेट हो जाती है। उसके बाद आते हैं हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंड हीट अप मच फास्टर एज कम्पेयर टू द वाटर। तो हमें पता है कि जो लैंड है, अर्थ की सरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, हॉट होती है, और एज़ कम्पेयर टू वाटर जो है काफ़ी धीरे धीरे कोल्ड होता है और हॉट होता है। टेम्परेचर चेंज काफ़ी धीरे होता है वाटर में, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम जो है लैंड इज़ वार्मर होती है, वाटर इज़ कूलर होता है। जो नाइट टाइम है वहाँ पे लैंड जो है कोल्डर रहती है। नाइट में जो है लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, हीट रिलीज कर जल्दी रिलीज कर देती है। वहीं वाटर जो है काफ़ी धीरे धीरे हीट रिलीज करता है, इसीलिए जो है वार्म रहता है। सेम ड्यूरिंग समर सीजन होता है कि लैंड इज हॉटर रहती है और वाटर जो है कूलर रहता है, ठीक है। और जो विंटर सीजन में सेम अपोजिट रहता है, लैंड जो है ठंडी रहती है लेकिन पानी जो है गर्म रहता है। उसके बाद हम चलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में। तो इसमें क्या होता है, जो अर्बन एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोड कॉन्क्रीट रहता है, ह्यूमन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसी के साथ जो है बिल्डिंग्स रहती है वो जो है एयर का फ्लो है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर है, उसको स्टॉप कर देती है, जिससे क्या होता है अर्बन एरिया का टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, तो डार्कर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एसफ्लैट एंड रूफ टॉप्स, लेस मूवमेंट ऑफ विंड्स लीडिंग टू लेसर हीट डिसिपेशन, lack of green cover leading to lesser cooling, lack of open soil regions, greater greenhouse gas emission, greater heating due to electrical and cooling devices, and lower albedo, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सन की रेज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिकल जोन में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पे सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ती है। उसके ऊपर आता है हमारा सब ट्रॉपिकल जोन, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और लास्ट में आता है हमारा पोलर जोन, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एल्टीट्यूड पे। तो जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं टेम्परेचर जो है गिरता जाता है, ठीक है, और लैप्स रेट, पॉजिटिव लैप्स रेट देखने को मिलता है हमें। इसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो जैसे हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो यहाँ पे जो ओशियन सरफेस रहता है, तो ओशियन सरफेस पे जब एयर आती है ओशियन से होते हुए तो काफ़ी मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल एरियाज में क्या होता है, एक्सट्रीम काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है एकदम से, और एकदम से कोल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रिवेलिंग विंड्स और रोल ऑफ एडवेक्शन पर भी काफ़ी जो हमें पोजीशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जो कोल्ड एडवेक्शन हमें देखने को मिलता है और वार्म एडवेक्शन देखने को मिलता है, इससे भी हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स। द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट फ्लो कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशन करंट्स। द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट फ्लो कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्म्स क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स होती है, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, ये है 2 डिग्री सेल्सियस की लाइन, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर रिड्यूस टू सी लेवल। द हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट डेफिनेशन होती है द हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर
इज शोन विद द हेल्प ऑफ आइसोथर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जनवरी के मौसम में, हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है, करेक्ट। अब उसके बाद क्या होता है, जब हमें पता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं काफ़ी जल्दी और ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चल रहा है। लेकिन जब यहाँ ओशन में आते हैं तो यहाँ पे जो है थोड़ी वार्म, मतलब क्या, पानी कम ठंडा होता है, वार्म रहता है पानी। विंटर में जो है पानी वार्म रहता है। तो जो ये आइसोथर्म लाइन है आपकी टेम्परेचर की, वो पोलवर्ड मूवमेंट करती है और वापस से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है कि जो -12 डिग्री सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर, यहाँ पे तो कॉन्टिनेंट्स में एक जैसा देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम से जो है पोलवर्ड मूवमेंट चलता है जब हम ओशन पे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आइसोथर्म्स पे। आइसोथर्म बेंड्स पोलवर्ड्स एज वन मूव फ्रॉम कॉन्टिनेंट टू ओशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओशन कॉन्टिनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओशन है वो वार्म है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जुलाई पे। तो जुलाई पे हमारा टेम्परेचर जो ओशन का है कंपेरेटिवली कॉन्टिनेंट ठंडा है, कोल्ड है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जब सरफेस एयर है एकदम से कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वो जो वार्म एयर है दो कोल्ड लेयर के बीच में ट्रैप हो जाती है। दो कोल्ड लेयर के बीच में वार्म एयर की जो लेयर है, वार्म एयर की लेयर है, वो ट्रैप हो जाती है। उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर इन्वर्जन। मतलब कि जो एयर, वार्म एयर है, वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रही है, और सिंक एयर तो ऑलरेडी, कोल्ड एयर जो सिंक करती है वो ऑलरेडी ग्राउंड सरफेस पे ऑलरेडी है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, द रिवर्सल ऑफ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फीयर इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। Temperature inversion is quite common, but it happens for a short duration. An ideal situation for inversion is still air, long winter nights with clear skies. It is normal phenomenon throughout the year over the polar areas. अब inversion के जो 4 टाइप्स होते हैं, surface inversion, upper air inversion, frontal inversion, valley inversion. अब upper air inversion में 2 टाइप होते हैं, thermal inversion and mechanical inversion. सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस इन्वर्जन। तो सरफेस इन्वर्जन में क्या होता है, ठंड के मौसम में क्या होता है, जो सरफेस है एकदम से जल्दी कोल्ड हो जाती, ठंडी हो जाती है नाइट में, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो सरफेस पे इमीडिएट एयर पार्सल है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो ऊपर का एयर पार्सल है ऑलरेडी ठंडा है, अब बीच में जो क्या होता है, वार्म एयर जो है ट्रैप हो जाती है। मतलब क्या कि इसको सिंक करना है, वार्म एयर को जो अपवर्ड मूवमेंट करना है, लेकिन ऑलरेडी ऊपर कोल्ड एयर है। अब यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल की एयर है इसको मूवमेंट अपवर्ड करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि वार्म गर्म हवा की वजह से। लेकिन क्या होता है, सरफेस ज़्यादा ठंडा होने की वजह से जो है यहाँ पे जो ऑलरेडी कोल्ड एयर, यहाँ पे ऑलरेडी कोल्ड एयर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सरफेस इन्वर्जन। मतलब क्या, यहाँ पे विंड मूवमेंट एकदम से स्टॉप हो जाता है, विंड मूवमेंट एकदम से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते अपर एयर और सब्सिडाइज इन्वर्जन। मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हायर लेटीट्यूड, ये हमें देखने को मिलता है विंटर सीजन में, विंटर सीजन में मिड और हायर लेटीट्यूड पे, मिड और हायर लेटीट्यूड पे कि जब यहाँ पे विंटर सीजन में सरफेस जो है एकदम से ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से ये एयर जो ठंडी हो गई है। अब जो है ऊपर का जो लेयर है वो भी एकदम ठंडा होता है, ठंडी एयर होती है। तो यहाँ पे जो एडवेक्शन फोर्स लगती है, मतलब क्या, एडियाबेटिक फोर्स लगता है, सॉरी, एडियाबेटिक फोर्स लगता है। मतलब क्या, जो कोल्ड एयर है वो एक तरह से प्रेशर लगाती है इसकी बिलो एयर पे, तो जो सिंकिंग प्रेशर लगता है जिसकी वजह से एडियाबेटिक प्रेशर लगता है यहाँ पे एक पिस्टन की तरह। तो एडियाबेटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो ये लेयर है बीच में गर्म हो जाती है, वार्म एयर हो जाती है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रेशर की वजह से, एडियाबेटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब्सिडाइज इन्वर्जन, मतलब सब्सिडाइज इन्वर्जन और अपर एयर इन्वर्जन, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।